हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का सप्लीमेंट्री रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी। करी एक एलिफेंट का नाम है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. जो करी था एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट था जो कि रहता था और ग्रो करता था, बड़ा हो रहा था। किसके साथ? अपने 9-year-old फ्रेंड के साथ, जो कि उसका कीपर भी था। Curry does not eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, बस 16 किलोग्राम्स ऑफ टेस्टी ट्विग खाता था एक दिन में। ट्विग क्या होती है? सॉफ्ट ब्रांचेस को ट्विग कहते हैं। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। जो करी था वो बहुत प्लेफुल था और सेंसिटिव भी था। करी ने एक लड़के को डूबने से बचाया था। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. ये जो पूरा स्टोरी है यह कीपर के द्वारा नरेट की गई है। तो इसमें कीपर कहते हैं कि जब मुझे करी मिला था उस समय करी का जो उम्र था वो 5 महीने का था और उस समय मेरी उम्र 9 साल की थी। I could reach his back if I stood up on T-top. मैं उसके बैक तक पहुंच पाता था जब मैं अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होने की कोशिश करता था, तब मैं उसके बैक तक पहुंच पाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. ऐसा लगता था मानो कि वो 2 साल से उतना ही हाइट का है। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. क्योंकि दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे, इसलिए नरेटर जो कि कीपर है को कभी पता ही नहीं चला कि करी जो है वो कितना टॉलर हो गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree trunks so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. करी जो था वो पवेलियन में रहता था। पवेलियन क्या है? इसको पवेलियन कहते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, छोटा सा घर टाइप का दिख रहा है, जिसका जो रूफ है वो घास से बना हुआ है और चारों ओर जो है 4 पेड़ लगे हुए हैं नीचे, ये जिस पे रूफ खड़ा है। तो वो पवेलियन में रहता था अंडर अ थैचेड रूफ। थैचेड रूफ का मतलब होता है जो घास से बनी रूफ है, जो रेस्ट की हुई थी किसके ऊपर? स्टम्प्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर। ट्री स्टम्प्स का मतलब होता है कि पेड़ जो है ऊपर से काट दी गई है लेकिन उसका जो रूट है वो अभी भी मिट्टी में ही है, तो ऐसे पेड़ को ट्री स्टम्प बोलते हैं। तो 4 ट्री स्टम्प पे उसका जो है थैचेड रूफ था और उसी के अंदर था करी का घर। करी उसी के अंदर रहता था। वो इस तरीके से इसलिए बनाया गया था ताकि अगर गलती से भी करी टकरा जाए तो पोल्स जो है वो इधर उधर घिसक ना जाए। One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. एक बार ऐसा हुआ था कि करी ने एक लड़के की जान बचाई थी। Curry did not eat much. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था। But he nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with. करी ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन फिर भी उसको 40 पाउंड्स
यानी 18 किलो ट्विक्स जो है उसको चाहिए होता था हर दिन, अब खेलने के लिए और चबाने के लिए। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर, हर दिन मैं उसको रिवर लेके जाता था मॉर्निंग में फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो वहाँ जाकर सैंड जो रिवर का जो किनारा होता था जहाँ पे सैंड रहता था वहाँ वो लेट जाता था। आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, और जो कीपर था वो क्या करता था, सैंड को लेके करी का बॉडी को पूरा रगड़ता था 1 घंटे के लिए। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद क्या होता था कि वो पानी में जाके लेट जाता था कुछ टाइम के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, जब वह पानी से बाहर निकलता था तो उसका स्किन मानो ऐसे चमक रहा है जैसे इबोनी, एक तरीके की डार्क कलर की लकड़ी होती है, उसकी तरह मानो चमकता था। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील एक तरीके का साउंड है जो कि एलिफेंट्स निकालते हैं, तो वो स्क्वील करता था विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जब सैंड से नहलाने के बाद उसको पानी से धोया जाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था और वो खुशी से स्क्वील करता था, धीरे धीरे आवाज़ निकालता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, उसके बाद में क्या करता था, उसको कान से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। मैं क्या करता था, नहलाने के बाद उसको कान से पकड़ के उसको जंगल के एज पे, जंगल के किनारे में जाके छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, मैं उसको वहीं छोड़ के मैं जंगल के भीतर चला जाता था ताकि मैं उसके लिए कुछ डिलीशियस, लशियस मतलब डिलीशियस ट्विक्स इकट्ठा कर पाऊँ। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट, हैचेट जो होता है वो एक एक्स की तरह ही होता है, तो लकड़ियाँ काटने के लिए किसी भी इंसान के पास बहुत शार्प कुल्हाड़ी होनी चाहिए ट्विक्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पेन द हैचेट, कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए लगभग आधा घंटा का समय लग जाता था। इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड मतलब समझिए कि डैमेज करना, डैमेज हो जाना, अगर कोई ट्विग डैमेज हो जाता था एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो एलिफेंट उसको टच नहीं करता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स, सैपलिंग्स मतलब जो सॉफ्ट टहनियाँ होती है ना, सॉफ्ट छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो होता है सैपलिंग्स। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, तो यह आसान काम नहीं था करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स का लाना। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मुझे सभी तरह के ट्रीज़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं उसमें से जो नरम नरम ट्विग्स है, टहनियाँ हैं, मैं उसमें से काट सकूं। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री, उसे बनियान ट्री के जो नाजुक नाजुक ब्रांचेस होते थे उसे बहुत पसंद थे, जो कि कैथेड्रल की तरह देखने में लगते थे। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग इन मार्च when I suddenly heard Curry calling to me in the distance, एक बार की बात है जब स्प्रिंग का महीना, स्प्रिंग का दिन था, मार्च के महीने में मैं जंगल के भीतर गया था करी के लिए डिनर इकट्ठा करने, तभी अचानक से मुझे करी की आवाज़ सुनाई दी कुछ दूर से। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, उस समय तक भी करी की आवाज़ जो है वो एक बेबी की तरह लगती थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, मैं अपनी ट्री से तुरंत उतरा। रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं वहाँ एज पे, किनारे पे पहुंचा जंगल के पास जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था।
लेकिन वह वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैं चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं रिवर के पास गया। आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, मुझे ऐसा दिखाई पड़ा मानो जैसे कि कोई ब्लैक कलर का कोई चीज़ है जो कि स्ट्रगल कर रहा है पानी से निकलने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, जब वो ऊपर हुआ पानी से तब मुझे दिखाई पड़ा, मुझे मालूम पड़ा कि यह तो मेरे एलिफेंट का ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे ऐसा लगा कि वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, मुझे ऐसा लगा कि वह डूब रहा है, लेकिन मैं हेल्पलेस था, मैं निराश हो गया, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता था उसकी, क्योंकि उसका जो वेट था, करी का जो वेट था वो 400 pounds था, करीबन 180 kg। मेरे वेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था, मतलब राइटर के जो नरेटर था उसके वेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था वेट, इसलिए वो हेल्पलेस था, वह उसकी मदद नहीं कर सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, फिर मैंने देखा कि उसका जो बैक है वो पानी से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, उसने जैसे मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक तरीके की आवाज़ होती है जो कि हाथी निकालते हैं, जिसको चिंगाड़ना भी कहते हैं। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किसी तरह करके वो शोर किनारे तक आ गया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, अभी भी वो चिल्ला रहा था, आवाज़ निकाल रहा था। ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मुझे धक्का देके पानी में गिरा दिया। एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं झरने में गिरा, पानी के स्ट्रीम में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जैसे ही मैं पानी में गिरा मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि रिवर में एक लड़का जो है वो लेटा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat, वो पूरे तरीके से रिवर बेड पे टच नहीं कर रहा था, थोड़े ऊपर में ही वो फ्लोट तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath, मैं सांस लेने के लिए सरफेस पे आया, वहाँ पे मैंने देखा कि करी वॉज स्टैंडिंग, करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसने पूरे तरीके से अपने पैरों को जमा लिया था सैंड के बैंक में ताकि वो गिरे ना। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने अपना जो ट्रंक है वो स्ट्रेच कर दिया था जैसे कि मानो वो कोई अपना हाथ दे रहा है, और वो वेट कर रहा था कि मैं उसके ट्रंक को पकड़ूं। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैं वापस से नीचे गोता लगाया, बॉय को पुल किया जो कि डूब रहा था। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मैं नीचे झुका, उस लड़के को पकड़ के मैं ऊपर आया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं शोर के पास आ जाऊं, किनारे के पास आ जाऊं, लेकिन हालांकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं हूं, और साथ ही साथ जो पानी का बहाव था वो मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा था, मुझे शोर से दूर करने की कोशिश कर रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, जैसे ही करी ने देखा कि हम बहते जा रहे हैं, who was usually slow and ponderous, करी जो था वो ज़्यादातर लेजी हुआ करता था। सडनली darted down like a hawk, लेकिन उसने चील की तरह फटाफट उठा वहाँ से और पानी में आधा दूर और आगे चलकर आया, और उसने अपना सूंड को, ट्रंक को वापस से स्ट्रेच किया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ उठाया उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गई मेरे हाथ से। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने अपने आप को पाया कि मैं वापस से ड्राउन कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ। बट
बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा रिवर के बॉटम में डूबा। डबल्ड माई फीट अंडर मी, देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शूट अपवर्ड लाइक एन एरो। मैं नीचे झुका, अपने पैरों को मोड़ा और जोर से मैंने रिवर बेड को धक्का दिया, जिससे मैं एक एरो की तरह ऊपर उछल गया। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, और उस वक्त मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। As my body rose above the water, जैसे ही मेरी बॉडी वाटर से ऊपर आई, I felt a lasso around my neck. lasso क्या होता है? मोटी रस्सी को lasso कहते हैं, जो कि एनिमल्स को बांधने के लिए यूज़ की जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे नेक में कोई लैसो आ गया है, लैसो महसूस हुआ, लैसो जैसा। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं घबरा गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी। मुझे ऐसा लगा कि कोई वाटर एनिमल जो है मुझे खाने वाला है, मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, तब मैंने सुना करी की आवाज़। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, तब मुझे समझ आया कि यह लैसो नहीं बल्कि करी का ट्रंक है, जो कि मेरे गर्दन के चारों तरफ लपेटा हुआ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया, मतलब हम किनारे तक आ गए, पानी से बाहर आ गए। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, करी को राइप पके हुए बनानास बहुत पसंद आने लगे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वह खुद की हेल्प करने में विश्वास करने लगा। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को अपने दोस्त को परेशान करने की बजाय उसने खुद की मदद करना में विश्वास रखा। विथ क्वाइट डिग्निटी, पूरे आत्मसम्मान के साथ, करी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स, पूरे आत्मसम्मान के साथ करी ने डांट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वह जानता है वह यह डिजर्व करता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, टू बी गुड, अच्छे होने के लिए। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, अगर उसे नहीं बताया जाएगा कि कब वह गलत है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तब वह पहले से भी ज़्यादा बदमाशी करने लगेगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसे बनानास खाने को दिया। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और जल्द ही उसे राइप बनानास बहुत पसंद आने लगा। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में एक टेबल रखा था विंडो के पास, जिसमें एक बड़े से प्लेट में फ्रूट रखा रहता था। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड, एक दिन क्या हो गया कि सारा बनानास टेबल से गायब हो गया। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, मेरी फैमिली जो है वो बनानास के लिए सर्वेंट को ब्लेम करने लगे। उन्हें लगा कि सर्वेंट ने सारे फ्रूट्स खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड अगेन, कुछ दिन के बाद फ्रूट्स फिर से डिसअपीयर्ड हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार सारा ब्लेम मुझ पर आ गया। एंड आई न्यू, मैं जानता था कि आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने तो नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इसलिए इस वजह से मुझे अपने माता पिता और अपने सर्वेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारा फ्रूट्स जो है वो सर्वेंट्स ने लिया है।
द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट डिसअपियर्ड हुआ, आई फाउंड, मैंने देखा, बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। एक बार और नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट डिसअपियर्ड हुए उस समय मैंने देखा कि बनाना जो है वो पूरे तरीके से स्मैश किया हुआ है और था करी के पवेलियन में स्मैश्ड बनाना उसने देखा। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इसकी वजह से वो बहुत सरप्राइज हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने तो वहां पे कभी फ्रूट देखा ही नहीं था उसके पवेलियन में। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि वह हमेशा ट्विग्स के ऊपर ही जिंदा रहता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात है, व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, मैं सोच ही रहा था कि मैं टेबल से थोड़े थोड़े फ्रूट्स को ले लूं। ये देखिए टेबल है और ये फ्रूट्स रखा हुआ है। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मैं सोच ही रहा था कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन के मैं ये फ्रूट्स ले लूं। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी काली सी चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, देखने में जैसे मानो स्नेक है, सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो से होती हुई आई, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास, और पूरे बनाना को लेके गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई स्नेक बनाना खाता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मुझे ऐसा लगा कि यह जरूर कोई टेरिबल स्नेक होगा, भयानक स्नेक होगा, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जिसने जो फ्रूट्स ले लेता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, क्रेप्ट मतलब धीरे धीरे दबे पाँव जाना। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, मैं धीरे धीरे रूम से बाहर निकला, बहुत घबराया हुआ था। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्नेक वापस से घर में आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. जब मैं बाहर निकला घर से, मैंने देखा कि करी का जो बैक है और वो पेविलियन की तरफ जा रहा था और थोड़े देर में डिसअपियर हो गया। I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैं इतना डरा हुआ था कि मैं करी की कंपनी को चाहता था, करी के साथ को चाहता था, ताकि मैं अपने आप को चीयर अप, खुश कर सकूं। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन में चला गया। आई फाउंड हिम देयर, मैं वहाँ क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि करी जो है वो बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं अचंभित रह गया। द बनानास वेयर लाइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ बनाना जो है स्मैश्ड हुए थे, इधर उधर फेंके हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपना ट्रंक को स्ट्रेच किया और जो बनानास इधर उधर फैले हुए थे, एक एक करके वो सारे बनानास को उठा उठा के खा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। तब मुझे समझ में आया कि वो जो ब्लैक स्नेक उसे समझ में आया था उस समय, वो एक्चुअली स्नेक नहीं था बल्कि करी का ट्रंक था। और असली में चोर कौन है? चोर करी है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर, मैं उसका कान पकड़ा। joyously showed my parents that it was curry and not I had eaten all the fruit these many weeks. मैं कान पकड़ के उसे अपने पेरेंट्स के पास ले गया और अपने पेरेंट्स को बताया कि इतने दिनों से फ्रूट्स मैं नहीं खा रहा था बल्कि करी खा रहा था। Then I scolded him for elephants understand words as well as the children and I said to him, उसके बाद उसने करी को डांटा और क्या कहा? नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड।
अगर अगली बार मैं तुम्हें देखता हूँ चुराते हुए तो तुम्हें विप्ड किया जाएगा, मतलब विप, हंटर से मारा जाएगा। He knew that we were all angry with him. वह जानता था कि हम सब गुस्से में हैं उससे नाराज हैं। Even the servants, नौकर भी। His pride was so injured. उसके आत्मसम्मान को इतना बुरा लगा that he never stole another thing from the dining room. कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम। और उसके बाद से कभी भी उसे फ्रूट कोई देता था तो वह उससे स्क्वील करता था उसके सामने, ऐसा लगता था मानो कि वह फ्रूट देने वाले को थैंक यू कह रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong. एक एलिफेंट जो है वह पनिशमेंट ले लेता है अगर वह कभी कुछ गलत करता है तो। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन आप अगर उसे बिना कोई किसी कारण के अगर आप उसे सज़ा देते हो, ही विल रिमेंबर इट, वह इसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स, और जैसा आपने उसके साथ ट्रीट किया है उसी तरह वह आपके साथ भी ट्रीट करेगा। अब है थर्ड पार्ट। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी जो है वह एक फास्ट लर्नर है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। करी एक फास्ट लर्नर है और वह सारे सिग्नल्स और साउंड जो भी उसे सिखाए गए हैं वह उसे अच्छी तरीके से सीख चुका है। देयर इज़ वन लेसन ऐसा है, एक सीख उसकी ऐसी है, दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, जो एलिफेंट्स को 5 साल लगते हैं सीखने में, करी इज़ नो एक्सेप्शन, और करी को भी 5 साल ही लगे। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। एक एलिफेंट को सिखाना ज़रूरी है कि कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब उसे वॉक करना है, चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब उसे दौड़ना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब उसे धीमे धीमे चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। जैसे ही हम अपने बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही करी को भी इन सब चीज़ों को सिखाना था। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाई ईयर, अगर हम उसे धत कहेंगे और उसका कान को थोड़ा खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो उसे समझ आएगा कि उसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर हम उसे माली कहेंगे और उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वह समझ जाएगा कि उसे चलने के लिए कहा जा रहा है। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। करी जो है वो माली का जो सीख है उसे सीखने में उसे 3 वीक लग गए। नो, करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। 3 लेसन के बाद ही करी जो है वो माली बोलना सीख गया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 weeks लग गए। He was no good at sitting down। वह नीचे बैठने में इतना अच्छा नहीं था। And do you know why an elephant should be taught to sit down? क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट को नीचे बैठना क्यों सिखाना ज़रूरी है? Because he grows taller and taller than you who take care of him। क्योंकि समय के साथ वो अपने कीपर से लंबा होते ही जाता है। So that when he is 2 or 3 years old, जब वह 2 या 3 साल का होता है, you can only reach his back with a ladder। तो आप एक लैडर की सहायता से ही उसके बैक तक आप पहुंच पाएंगे। 2-3 साल में ही वो इतना बड़ा हो जाता है। It is therefore better to teach him to sit down by saying धत। इसलिए यह आसान है, यह सही है उसे सिखाना कि वह नीचे बैठे। So that you can climb upon his back, ताकि आप उसके बैक पे क्लाइंब आसान से क्लाइंब कर सको उसके बैक पे। For who want to carry a ladder around all the time? कौन चाहेगा अपने साथ हर
टाइम लैडर लेके घूमना। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे डिफिकल्ट काम एक एलिफेंट को सिखाना क्या है? मास्टर कॉल। मास्टर कॉल सिखाना एलिफेंट को सबसे डिफिकल्ट काम है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। एलिफेंट को लगभग 5 साल लग जाते हैं मास्टर कॉल को सीखने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल क्या है? मास्टर कॉल एक अजीब सी आवाज़ है। हिसिंग जैसे सांप हिस करता है ना, वैसा, और हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वेर फाइटिंग ईच अदर। ये मास्टर कॉल एक तरीके की अजीब साउंड है, मानो कि सांप और टाइगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और आपको ऐसा ही नॉइज, ऐसी ही आवाज़ उसके कानों में करनी है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? क्या आप जानते हैं कि मास्टर कॉल देने के बाद एलिफेंट क्या करेंगे, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकलें, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, सारी चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ ऊपर में स्टार्स आपको दिख रहे हैं। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप उस जगह पे ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहेंगे। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। उस समय सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास बचता है कि आप एलिफेंट को मास्टर कॉल दें। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. और जैसे ही आप मास्टर कॉल देते हैं, एलिफेंट के सामने जो भी ट्री होगा वो उसे गिरा देगा अपने सूंड से। This frightens all the animals away. और इस चीज़ के कारण जितने भी एनिमल्स आसपास होंगे वो सभी फ्राइटेंड, भयभीत हो जाएंगे। As the tree comes crashing down, जैसे ही ट्री नीचे की तरफ गिरेगा, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकीज अपने नींद से उठ जाएंगे। रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उछलने कूदने लगेंगे। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, जो कि आप मूनलाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। स्टैक्स मतलब मेल डियर, और आपको मेल डियर दिखेंगे चारों तरफ इधर से उधर भागते हुए। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप टाइगर की दहाड़ को भी आप कुछ डिस्टेंस से सुन पाएंगे। इवन ही इज फ्राइटेंड, क्योंकि वह भी भयभीत हो जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और इसी तरीके से एलिफेंट जो है अपने चारों तरफ ट्रीज को गिराने लगता है। सुन यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि उसने जंगल में एक रोड बना दिया है, एक खाली जगह बना दी है, जिसके थ्रू आप जंगल से बाहर निकल पाएंगे। एग्जैक्ट आप अपने घर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो ऐसा रास्ता क्रिएट कर देगा कि एटलीस्ट आप जंगल से बाहर निकल पाएंगे। यह स्टोरी जो है एक नॉवेल से ली गई है, जिस नॉवेल का नाम है करी द एलिफेंट। उससे यह एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, और इनके राइटर का नाम है धन गोपाल मुखर्जी। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच।